अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस की क्लास में जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ अदर कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अभी तक डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़, और हमारा जो लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था दैट वाज कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर्स के पास होती हैं, जिस तरह के बॉन्ड्स एंड शेयर्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और डिफरेंट किस्म की कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ को देखते हैं विच आर अदर देन बॉन्ड्स एंड शेयर्स। ये जो बॉन्ड्स एंड शेयर्स के अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि कैपिटल मार्केट में यूज़ होती हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इनमें से एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ को हम कहते हैं स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़। अब ये स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, ये टर्म हम पहले भी सुन चुके हैं, स्पेक्यूलेटिव या स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का सिंपल मतलब होता है कि जहाँ पे कोई इंडिविजुअल किसी कमोडिटी, किसी एसेट, किसी चीज़ की प्राइस फ्लक्चुएशंस को प्रेडिक्ट करके बेनिफिट कमाना चाह रहा हो, बेनिफिट हासिल करना चाह रहा हो, उसको हम स्पेक्यूलेटर कहते हैं। ठीक है ना। तो स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट इज़ वन विद अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क where the focus of purchaser is on price fluctuation. Speculative investments वो investments होती हैं जहाँ पे investor का concern return from the investment से नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन से जो गेन मिलना है, जो फ़ायदा मिलना है, उसके ऊपर इन्वेस्टर का फोकस होता है। इसको मैं कंपेयर करूं अगर शेयर्स और बॉन्ड्स के साथ, तो देखो एक इन्वेस्टर बॉन्ड परचेज करता है, क्यों? ताकि उसको मेच्योरिटी पे प्राइस मिल सके, सॉरी फेस वैल्यू वापस मिल सके, और साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी हों। ठीक है। एक शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करता है टू गेट द डिविडेंड्स, रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एज वेल एज कैपिटल गेन विच ही गेट्स फ्रॉम सेलिंग दोज शेयर्स। तो बॉन्ड्स में तो प्योरली इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर का उस सिक्योरिटी के रिटर्न्स के साथ, जो कि इंटरेस्ट है। ठीक है। और सेकेंडली वो प्राइस फ्लक्चुएशन से भी बेनिफिट उठा रहा होता है। सस्ता बॉन्ड परचेज करते हैं और जब मेच्योरिटी पे फेस वैल्यू ज़्यादा मिल जाती है, ये इन्वेस्टर का गेन होता है। शेयर्स में भी यही होता है, इन्वेस्टर्स शेयर्स ख़रीदते हैं, उनको इन शेयर्स पे डिविडेंड्स चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ आपने देखा था कि जो शेयर प्राइस में चेंजेस आती हैं वो भी इन्वेस्टर का गेन होता है। जबकि जो स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, इनमें मेजर फोकस ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है द प्राइस फ्लक्चुएशंस। इन्वेस्टर्स को और कोई बेनिफिट एज सच इन फॉर्म ऑफ मनी नहीं मिल रहा होता इस किस्म की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट से। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्यूलेटिव सिक्योरिटीज़, जिसमें कुछ डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा कमोडिटीज़ होती हैं। कमोडिटी सिंपली मीन्स कुछ ऐसे मटेरियल आइटम्स, फिजिकल आइटम्स होते हैं विच आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, और प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिल जाता है। इन्वेस्टर सस्ता ख़रीदता है, कम प्राइस पे चीज़ को परचेज करता है, आगे किसी और को ज़्यादा प्राइस पे सेल कर देता है। दिस इज़ द गेन ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है। डिफरेंट कमोडिटीज़ जो कि एक्सचेंज हो सकती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे सेल होती हैं, इसमें काफ़ी आ जाते हैं, मेटल ग्रेन्स होते हैं, गोल्ड वगैरह है, और डिफरेंट वैल्यूएबल कमोडिटीज़ इसमें आ सकती हैं। फिर थर्ड टाइप ऑफ स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं डिफरेंट टाइप के कॉरपोरेट इश्यूड कंटेंजेंट क्लेम्स, जिस तरह के राइट्स। अगर याद हो हमने जब शेयर्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें राइट्स की बात की थी कि जब एक कंपनी नए शेयर्स इशू करने लगती है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए एक राइट देती है टू परचेज न्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट प्राइस, एट अ सब्सक्रिप्शन प्राइस। अब ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी इन राइट्स को आगे ट्रेड कर सकते हैं, आगे सेल कर सकते हैं। तो जो राइट्स आगे ट्रेड हो रही होती हैं वो इन इट सेल्फ आर ऑल्सो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़। इनको हम स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। हमारे कोर्स का पार्ट है बेसिकली डेरिवेटिव्स पे, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ क्या है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, डेरिवेटिव टर्म मीन्स डिराइव्ड। तो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स और दोज इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स विच get their value based on the value of their underlying security or basket of securities.
ऐसी सिक्योरिटी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है उस सिक्योरिटी की अंडरलाइंग किसी और सिक्योरिटी के ऊपर, उसको हम कहते हैं क्या, ये एक डेरिवेटिव सिक्योरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गोल्ड एज अ सिक्योरिटी, गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमोडिटी एक एसेट है, लोग अपना पैसा गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब गोल्ड की लेट्स सपोज करंट प्राइस इज लेट्स सपोज 100 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, ठीक है ना। तो आज लोग गोल्ड परचेज कर सकते हैं 100 रुपीज़ के ऊपर, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्पेक्यूलेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि आफ्टर 3-4 मंथ्स इस गोल्ड की प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ये इंक्रीज़ होके 150 रुपीज़ हो रही है। क्लियर होती है बात। तो अब ये जो गोल्ड की प्राइस है जो फ्यूचर में जाके इंक्रीज़ हो जाएगी, अब इस इंक्रीज्ड प्राइस का सेलर्स को बेनिफिट होगा और बायर्स को क्या होगा, बायर्स को इसका नुकसान होगा। सेलर्स को तो फ़ायदा होगा क्योंकि उनको उनके पास जो एग्जिस्टिंग गोल्ड है वो महंगा सेल होगा, 150 रुपीज़ पे सेल होगा। लेकिन जो बायर्स होंगे 6 महीने के बाद, अगर हम 6 मंथ्स के बाद की प्राइस करें, 6 मंथ्स के बाद के बायर्स का नुकसान है। क्यों? क्योंकि उनको आज की निस्बत महंगा गोल्ड मिलेगा। तो इस सिचुएशन में इस गोल्ड को बैक करने के लिए, इस गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने के लिए ये हो सकता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो बाद में गोल्ड को परचेज करना चाहते हैं वो किसी किस्म की डेरिवेटिव सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसी डेरिवेटिव सिक्योरिटी जिसकी वैल्यू डिपेंड करती होगी किसके ऊपर, ऑन प्राइस ऑफ गोल्ड, ठीक है। अब होता यह डेरिवेटिव सिक्योरिटी में कि एक बंदा है वो अपने आप को, उसने एंटिसिपेट किया, स्पेक्यूलेट किया कि जी फ्यूचर में गोल्ड की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, तो वो आज एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। डेरिवेटिव्स आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि मैं जो परचेजर ऑफ गोल्ड है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि ही विल बाय सर्टन अमाउंट ऑफ गोल्ड एट 120 रुपीज़ फ्रॉम अ सर्टन सेलर आफ्टर 6 मंथ्स। अब ये क्या हुआ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो बायर था उसने अपने आप को थोड़े नुकसान से बचा लिया। उस बायर को लग रहा था कि फ्यूचर में जाके ये जो गोल्ड की प्राइस है ये ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ होके 150 हो जाएगी, तो अपने आप को 150 मैं इतना महंगा गोल्ड बेचूं तो अपने आप को थोड़ा बेनिफिट ख़रीदूं, अपने आप को थोड़ा बेनिफिट देने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया विद द सेलर, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि 6 मंथ्स के बाद हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड परचेज कर लेंगे 120 रुपीज़ का। अब ये जो पीस ऑफ पेपर है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक डेरिवेटिव सिक्योरिटी बन गई है। क्यों? क्योंकि इस पीस ऑफ पेपर की अब कुछ वर्थ है, कुछ वैल्यू है। अब मुख्तलिफ जो बायर्स होंगे जो गोल्ड ख़रीदना चाहते हैं उन सब के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बड़ा फ़ायदे का है। क्यों? क्योंकि जब फ्यूचर में गोल्ड 150 का हो जाएगा तो जिस भी बंदे के पास ये कॉन्ट्रैक्ट होगा टू परचेज गोल्ड एट 120 रुपीज़, ही विल बी एट बेनिफिट, ठीक है। तो जितने भी बायर्स ऑफ गोल्ड हैं उनकी कोशिश होगी ये कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह उनके पास आ जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट वो परचेज कर लें ताकि उनको कंपैरेटिवली सस्ता गोल्ड मिल जाए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म बिहाइंड डेरिवेटिव सिक्योरिटीज। Using these investment vehicles, speculators try to buy low and sell high. Their primary concern is with anticipating and profiting from the expected market fluctuations. The only gain from such investment is the positive difference between selling and purchasing price. आपने सस्ता ख़रीदा और महंगा बेच रहे हैं तो आप बेनिफिट में हैं। अभी जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि गोल्ड की सेल्स के को सिक्योर करने के लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मेरे पास करंटली ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरी कोशिश क्या होगी, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट महंगा किसी को बेच दूं ताकि उसको बेनिफिट मिल जाए, मुझे बेनिफिट मिल जाए ड्यू टू द प्राइस फ्लक्चुएशन। अब देखो जितना गोल्ड की प्राइस ज़्यादा होगी, जितना गोल्ड की प्राइस ज़्यादा होगी उतना मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट था टू परचेज गोल्ड एट 120 रुपीज़, इसकी वर्थ क्या होती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी। अगर 6 महीने के बाद
गोल्ड की प्राइस जो है वो 150 के बजाय 200 हो जाए। अब जिस बंदे के पास ये 120 रुपीज़ वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ और क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। अगर 6 महीने के बाद पता चलता है कि जी प्राइस 300 हो गई है, तो मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस तो और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अब 300 की चीज़ मैं 120 में परचेज कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया, दिस इज़ अ डेरिवेटिव सिक्योरिटी, और इस सिक्योरिटी को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी एक वर्थ है, इसकी एक वैल्यू है इन्वेस्टर्स की नज़र में। बात समझ में आती है। डिफरेंट टाइप्स की डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड होती हैं। ये तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दी थी ना, लेकिन डिफरेंट टाइप्स की डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि मार्केट में ट्रेड हो रही होती हैं। इनमें से कुछ हैं ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं, फॉरवर्ड्स हैं, यहाँ मैंने नाम स्किप कर दिया है, एंड स्वैप्स है। इन डिफरेंट डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं? Basically, an option is a contract between two persons which gives right to the holder of that option to buy or sell a particular set at a future date, a particular asset at a future date or during a particular period of time for a specified price. एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या ऑप्शन क्या होती है? ऑप्शन वो डेरिवेटिव सिक्योरिटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने होल्डर को एक राइट दे रही होती है, एक ऑप्शन दे रही होती है, ईदर टू बाय और सेल। ये बाइंग का ऑप्शन भी हो सकता है, सेलिंग का ऑप्शन भी हो सकता है। अगर हमने कोई चीज़ बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा है तो वो कॉल ऑप्शन कहलाता है। अगर हमने कोई चीज़ सेल करने का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा है तो उसे हम पुट ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, इसको आगे हम जाके और भी डिटेल में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए ऑप्शन समझ लो। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट टू द होल्डर टू ईदर बाय और सेल अ पर्टिकुलर एसेट एट अ फ्यूचर डेट एट अ फ्यूचर टाइम पीरियड फॉर अ स्पेसिफाइड प्राइस। मतलब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि 6 मंथ्स के बाद मैं गोल्ड परचेज करूंगी फ्रॉम अ पर्सन, फ्रॉम अ सेलर। उस सेलर का नाम है मिस्टर एक्स। मैं मिस्टर एक्स से गोल्ड परचेज कर सकती हूँ एट ₹120। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, बेसिकली दिस इज एन ऑप्शन। ठीक है। अब ऑप्शन है, कोई ऑब्लिगेशन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम राइट दे रहे हैं, ऑप्शन है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर होता है, ऑप्शन होल्डर होता है, उसकी मर्जी होती है कि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करे या ना करे। ठीक है, उसकी मर्जी होती है वो ऑप्शन एक्सरसाइज करे या ना करे। अब मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसमें मैंने ये नहीं लिखा कि आई विल परचेज और आई विल सेल अ सर्टन अमाउंट ऑफ सर्टन एसेट एट अ फ्यूचर डेट एट अ स्टेटेड प्राइस। मैं कह रही हूँ इट इज़ राइट टू बाय। ठीक है, बाय और सेल। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर है, ऑप्शन होल्डर है, उसकी मर्जी होती है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे या ना करे। क्लियर हो गई बात? देयर इज अ बिग अनसर्टेनिटी अबाउट इफ द बायर ऑफ द ऑप्शन विल टेक द एडवांटेज ऑफ इट एंड व्हाट ऑप्शन प्राइस वुड बी रेलेवेंट if it depends not only on demand and supply in the option market, as it depends not only on the demand and supply in the option market but on the changes in the other market where the financial assets included in the option contract are traded. अभी जो ऑप्शंस होते हैं दे आर वेरी रिस्की टाइप ऑफ एन सिक्योरिटीज़। क्यों? क्योंकि एक तो इस ऑप्शन की, इस पेपर की वैल्यू डिपेंड इसकी वर्थ कोई नहीं है। जो पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वर्थ अपनी कोई नहीं है। इसकी वर्थ डिपेंड किस पे करती है? इसकी वर्थ डिपेंड करती है उस अंडरलाइंग एसेट पे। जैसा मैंने एग्जांपल में आपको गोल्ड की एग्जांपल दी, तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है टू परचेज गोल्ड एट 120 रुपीज़ फ्रॉम मिस्टर एक्स आफ्टर 6 months, तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, ऑप्शन बनाया गया, इसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द प्राइस ऑफ द गोल्ड। गोल्ड की प्राइस 120 से जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वर्थ मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की होगी।
ठीक है। तो कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटी है, मगर इस सिक्योरिटी की वैल्यू कैपिटल मार्केट पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि उस कमोडिटी की मार्केट पे डिपेंड करती है। तो इन्वेस्टर्स कैन नॉट कंट्रोल द वैल्यू और कैन नॉट कंट्रोल द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज होती हैं दे आर वेरी रिस्की। दो तरह की ऑप्शंस होती हैं, एक कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन से अभी आप पहली डेफिनेशन में देखो तो जो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय है, ऑप्शन टू बाय है, उसे हम कॉल ऑप्शन कहते हैं, और ऑप्शन और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है उसे हम पुट ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शंस आर सिक्योरिटीज दैट अलाउ अ पर्सन टू बाय एन एसेट। दैट एसेट कैन बी अ फिजिकल एसेट और सम फाइनेंशियल एसेट। फिजिकल एसेट मतलब से मैंने गोल्ड की एग्जांपल दी, ग्रेन्स की एग्जांपल दी, मैं ऑयल की एग्जांपल दे सकती हूँ। मतलब अंडरलाइंग सिक्योरिटीज कैन बी सच एसेट्स, फिजिकल एसेट्स, या फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं जिस तरह बॉन्ड्स और शेयर्स वगैरह हैं। ठीक है। एट अ स्पेसिफाइड प्राइस नोन एज द एक्सरसाइज और स्ट्राइक प्राइस। कॉल ऑप्शन अलाउ करती है एक इन्वेस्टर को, एक बंदे को, उस कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को, कि वो कोई एसेट परचेज कर सके एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। एक खास प्राइस उस पर मैंशन होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइस मेंशन की जाती है उसे हम एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, ऑन और बिफोर अ सर्टेन डेट नोन एज एक्सपायरेशन डेट। और साथ में एक डेट मेंशन की जाती है। लेट्स सपोज आज मैं एक आज मैं एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ और मैं उसको कहती हूँ, मैं उस पर डेट मेंशन करती हूँ कि दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज टिल 5th अगस्त। तो 5th अगस्त उस सर्टन डेट पे भी और उस सर्टन डेट से पहले भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जा सकती है, यूटिलाइज की जा सकती है। अब ये कॉल ऑप्शन को समझाने के लिए कि ये क्यों लाइक इन्वेस्टर्स इस तरह के ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंस रखती है। कंसिडर एग्जांपल, एक इन्वेस्टर है, ठीक है, और लेट्स सपोज वो एक पीस ऑफ लैंड बाय करना चाहता है। ठीक है, वो उसने एक कहीं पे जाते हुए ज़मीन देखी है और उसको लगा कि ये ज़मीन अगर मैं परचेज़ कर लूँ तो इससे मैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ। क्या बेनिफिट ले सकता हूँ? मैं इस ज़मीन को परचेज़ करके इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, कोई लेट्स सपोज शॉपिंग मॉल बना सकता हूँ, तो मुझे उससे क्या मिल जाएगा? बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक होती है बात। लेकिन मसला ये है कि ये जो मैंने ज़मीन ख़रीदनी है, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस पे करनी पड़ेगी। ठीक है ना, प्राइस पे करनी पड़ेगी। अभी जो प्राइस है ये मेरे हाथ में नहीं, ये कम ज़्यादा हो सकती है, तो सेलर डिसाइड करेगा। क्लियर होगी ये बात? तो अभी जो मैंने प्राइस पे करनी है, इसके लिए मेरे पास, इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शन होंगे ना, तरीके होंगे प्राइस पे करने के। एक तो होगा उसके पास अपनी सेविंग्स पड़ी होंगी जिनको वो यूज़ कर सकता है, या क्या करेगा, बैंक से वो लोन लेके ये ज़मीन ख़रीद लेगा। ऐसी बात है। ठीक है। अब एक इंडिविजुअल की जो सेविंग्स होती हैं, अब वो लगा कि अगर इस बंदे ने ये ज़मीन ख़रीद ली तो उसको कोई श्योरिटी है कि वो जो अपनी सारी सेविंग्स इस इन्वेस्टमेंट में, इस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, उससे कितना बेनिफिट मिलेगा, कितने टाइम में रिटर्न मिलेगा? अनसर्टेनिटी है ना, रिस्क है ना। चलें जी, वो अपनी सेविंग इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, दूसरा, सेविंग इस्तेमाल करने में ये भी उसका सारा पैसा एक ख़ास टाइम तक ब्लॉक हो जाएगा इस कंस्ट्रक्शन फर्म में। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज ज़मीन ख़रीदी और बस कल यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, शॉपिंग मॉल बन जाएगा, मुझे रेवेन्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। नहीं, मैं आज पैसे पे करके ज़मीन ख़रीद लूँगी और फिर मैं इस पर कंस्ट्रक्शन करूँगी, 6-7 महीने लगेंगे उस बिल्डिंग को बनने में। ठीक है, मेरा पैसा स्ट्रक रहेगा 6-7 महीने के लिए। फिर ज़रूरी नहीं है कि जब शॉपिंग मॉल बन जाएगा तो अगले दिन ही सारे बिजनेसेस, दुकान वाले आके उस मॉल में दुकानें परचेज़ कर लेंगे। उसमें आगे और 6-7 महीने लग सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं जब अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रही हूँ, मुझे वो वापस मिलेगी कुछ अरसे के बाद। ठीक है, तो क्या मैं करंट इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपनी सारी सेविंग्स 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए किसी जगह पे ब्लॉक कर सकूँ? अब हर इन्वेस्टर तो ऐसा नहीं होगा। सेविंग्स की हैं तो जाहिर बात है बंदा सोचता है कि इन सेविंग्स से उसको रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम बैंक से जाके अगर लोन ले लें तो बैंक तो लोन को प्रोसेस करने में 6 महीने वैसे ही लगा देता है। ठीक है। और फिर वो बैंक वाले जो हैं ऐसे मुझे लोन दे भी नहीं देंगे। वो पहले क्या करेंगे, वो जो है इस आके मेरे प्रोजेक्ट को पहले इवैल्यूएट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे
मेरा एनालिसिस करेंगे, मेरी ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मुझे कुछ 2-3 महीनों के बाद शायद बताएं कि वो हमें लोन देंगे कि नहीं देंगे। फिर लोन के पैसे मुझे मिलने में और टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या इतनी टाइम तक वेट करूं? अगर मैं इतनी टाइम तक वेट करता हूं तो फिर ये जो ओनर ऑफ द लैंड होगा वो क्या मेरे लिए ज़मीन को बचा के रखेगा? क्या पता कोई और आके ख़रीद ले। ऐसी बात है ना। तो इस सिचुएशन का एक हल है इन फॉर्म ऑफ कॉल ऑप्शंस। होगा ये कि जो इन्वेस्टर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है कि मैं अपना नाम मिस्टर XYZ जो भी है, आई विल परचेज दिस पीस ऑफ लैंड एट लेट सपोज $100,000 विद इन नेक्स्ट 9 months। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया और ये कॉन्ट्रैक्ट लेके चला जाएगा उस लैंड ओनर के पास, और उस लैंड ओनर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा के कहेगा कि जी आप ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे परचेज कर लें फॉर लेट सपोज $5,000। ठीक है, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि आई विल बाय दिस लैंड, पर यहाँ पे ही परचेजेस नहीं है, ही सेल्स आएगा। वो जो ओनर ऑफ द लैंड है उसको ये ऑप्शन सेल करेगा। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन बनाई गई है टू बाय लैंड फॉर $100,000 विद इन नेक्स्ट 9 months। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर है वो जाएगा ओनर के पास इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ और उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे के कहेगा कि जी अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे अग्री करते हैं तो मुझसे 5,000 ले लें। ये 5,000 आप लेंगे तो देन वी विल बी इन दिस एग्रीमेंट कि आई विल नॉट माइट purchase this piece of land after within 9 months at this stated price। ठीक होती है बात। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम समराइज करें तो इसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स इस कॉन्ट्रैक्ट के होंगे। पहली बात तो ये कि जो बायर है द बायर अग्रीज टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट अ सर्टेन फिक्स्ड प्राइस। बायर जो है वो कहता है कि मैं मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा होता है, वो ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा। ठीक है, द बायर एग्रीज टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट अ सर्टेन फिक्स्ड प्राइस। क्लियर हो गई बात। जो हम इस एग्जांपल में देख रहे थे कि जो इन्वेस्टर है वो कहता है कि मैं $100,000 में ये पीस ऑफ लैंड, ये एसेट ख़रीद लूँगा, बट ही डज़ नॉट हैव टू। उसने खाली एक ऑप्शन दिया है कि मैं ये ख़रीद लूँगा, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, बायर पे ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑन द अदर हैंड द सेलर मस्ट सेल द एसेट इफ द बायर डिसाइड्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगर जो बायर ऑफ द ऑप्शन है ही वांट्स टू एक्सरसाइज दिस कॉल ऑप्शन, फिर सेलर को खामखा ये लैंड सेल करना पड़ेगा। एंड द तीसरी चीज़ क्या है कि एक फिक्स सेलिंग प्राइस है जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस कहेंगे, जो कि 100,000 है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है। ठीक होती है बात। दूसरा एलिमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी द सेलर रिसीव्स अ कॉल प्रीमियम दैट ही कीप्स वेदर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड और नॉट। वो कॉल प्रीमियम क्या है? हमने कहा कि जी जो सेलर है वो ये कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद लेना हमसे। ठीक है, ये सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदेगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट बना के जाके सेलर को दूंगी कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगर आप अग्री करते हो आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ले लो और कुछ अरसे के बाद आके मैं आपसे ये ज़मीन ख़रीद लूँगा। ठीक है, तो सेलर को क्या फ़ायदा होगा? सेलर को एक तो शॉर्ट बेनिफिट मिल गया, वो 5,000 रुपये मिल गए जो कि मैंने पे किए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परचेज़ करने में। ठीक होगी ये बात। तो मैं 5,000 रुपये सेलर को दूंगी, वो रिसीव करेगा जी ये 5,000 कॉल प्रीमियम है, और फिर मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाऊंगी, मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑप्शन परचेज कर लूँगी। ठीक होती है बात। सेकेंडली बायर का बेनिफिट, सेलर का बेनिफिट इसमें ये भी है कि देखो अभी जो मैंने ये 100,000 प्राइस सेट की है, हो सकता है कि उस लैंड ओनर के पास जो बाकी ऑफर्स आई हैं वो 100,000 से कम हो, या वो जो लैंड ओनर है वो स्पेक्यूलेट करता है, देखता है, अंदाज़ा लगाता है कि इस लैंड की प्राइस कुछ अरसे के बाद शायद जाके कम हो जाए, या शायद ये इतनी महंगी है कि कोई इसको ख़रीदे ना, जो मैंने प्राइस पे की है उस पर लोग इसको ख़रीदे ही ना, तो मेरी लैंड की प्राइस जो है वो शायद कम ना हो जाए, कोई और मसला ना हो। तो वो जो लैंड ओनर है
ही विल ट्राई टू सेल दिस लैंड, उसने बेचने के लिए ही रखा हुआ है अगर लैंड तो, ठीक है। तो वो जो ओनर है उसके लिए फ़िलहाल ये जो 100,000 की जो ऑप्शन है ये सबसे अच्छी ऑप्शन है, ठीक होती है बात। फिर थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज द ऑप्शन हैज़ अ सर्टेन लाइफ और टर्म, वंस द टर्म ऑफ द ऑप्शन हैज़ एक्सपायर्ड इट बिकम्स इनवैलिड, द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन दैट हैज़ एक्सपायर्ड इज जीरो। अब हमने टाइम दिया है विद इन 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स के बाद ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये समरी थी इस एग्जाम्पल की, इस कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि कॉल ऑप्शन हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ये बात समझ में आई है। फिर बता रही हूँ, इन्वेस्टर है हु वांट्स टू परचेज अ लैंड, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना कॉन्ट्रैक्ट लेगा, ऑप्शन परचेज करेगा फ्रॉम द लैंड ओनर, ठीक है, और उस ऑप्शन की प्राइस पे कर देगा। वो ऑप्शन क्या कहती है कि हम 9 मंथ्स के अंदर अंदर ये पीस ऑफ लैंड परचेज कर लेंगे 100,000 पे, ठीक है। अब ये ऑप्शन है, इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, राइट है, कॉल ऑप्शन है तो राइट है, बात समझ में आती है। अब ये जो ओनर ऑफ द कॉल ऑप्शन है उसके पास 3 कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, वो क्या कर सकता है, 9 मंथ्स के अंदर ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब विद इन 9 मंथ्स, और एग्जैक्टली 9 मंथ्स जब कंप्लीट होंगे उस दिन भी जाके वो 100,000 का ये एसेट परचेज कर सकता है। दूसरा कॉल ऑप्शन का ओनर क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि वो कुछ भी ना करे, वो इस ऑप्शन को एक्सपायर होने दे, 9 मंथ्स गुजर जाएंगे, वो परचेज नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन का नहीं था, इट वाज जस्ट राइट टू परचेज समथिंग, ऑप्शन टू परचेज समथिंग थी, तो इट विल बी नलिफाइड, एक्सपायर हो जाएगा, इसकी कोई वर्थ नहीं रहेगी। तीसरा काम ये ओनर ऑफ द ऑप्शन क्या कर सकता है, वो इस ऑप्शन को आगे किसी और को सेल कर सकता है। अब मैंने ये एग्रीमेंट में ख़रीदा था, ये ऑप्शन परचेज़ किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट परचेज़ किया था, तो मुझे लगता है कि मैं इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हुए कि मैं 9 मंथ्स के अंदर अंदर 100,000 पे कर सकूं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये ऑप्शन किसी और को सेल कर सकती हूँ। अब जितना उस पीस ऑफ लैंड की डिमांड ज़्यादा होगी, वर्थ ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा मेरे इस कॉल ऑप्शन की प्राइस ज़्यादा हो रही होगी, वैल्यू ज़्यादा हो रहेगी, उतने लोग कोशिश करेंगे कि हम ये 100,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद लें। 2-3 महीने गुजरते हैं, पता चलता है कि जो लैंड की वैल्यू है वो 120,000 हो चुकी है। अब मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है जिसमें उस लैंड ओनर का साइन वगैरह हुआ है, नाम मेंशन है कि वो ओनर मुझे 9 मंथ्स के अंदर अंदर अगर मैं ये लैंड परचेज करूँगी तो 100,000 का देगा, ठीक होती है बात। तो अब ये मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी और को सेल कर दूं तो उस परचेज़र का फ़ायदा हो जाएगा ना, 120,000 का लैंड उसको 100,000 में मिलेगा, तो मेरे इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू मार्केट में क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। क्लियर होती है बात की। इस तरह से ऑप्शंस ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे। हम कॉल ऑप्शंस को 3 कैटेगरीज में या 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इन द मनी कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन एंड एट द मनी कॉल ऑप्शन। इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या है, इफ द प्राइस ऑफ द एसेट इज हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस, इफ द प्राइस ऑफ द एसेट इज हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस, मतलब मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें जैसे अभी एग्जाम्पल में प्राइस लिखी हुई थी 100,000 और एक्चुअल मार्केट प्राइस उस एसेट की, उस लैंड की हो जाए 120,000, तो हम कहेंगे कि कॉल ऑप्शन इज इन द मनी, मतलब इट कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी। क्लियर होती है बात। अगर जो एक्सरसाइज प्राइस है, सॉरी, इफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ एसेट इज लोअर देन द एक्सरसाइज प्राइस, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस लिखी थी वो ज़्यादा है और एक्चुअल प्राइस कम हो गई है, मतलब 100,000 हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था लेकिन एक्चुअल प्राइस ऑफ लैंड हो गई है 90,000। अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट में वो चीज़ सस्ती मिल रही है, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है कि 100,000 की प्राइस पे परचेज करना है तो कोई भी नहीं खरीदेगा, तो हम कहेंगे कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी। क्लियर होती है बात। और कॉल ऑप्शन इज एट द मनी तब हम टर्म यूज़ करते हैं जब प्राइस ऑफ द एसेट इज इक्वल्स टू द एक्सरसाइज प्राइस।
100,000 की एक्सरसाइज प्राइस है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, ऑप्शन में लिखी हुई है, और 100,000 का ही एक्चुअली मार्केट में वो एसेट भी है। इट मीन्स हमारे जो दोनों प्राइसेस हैं इट इज़ दे आर द सेम, तो हमारे कॉल ऑप्शन को हम कहेंगे दैट इज़ एट द मनी। यहाँ तक बात समझ में आती है। फिर आता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन इज द ऑपोजिट ऑफ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन था ऑप्शन टू परचेज समथिंग, पुट ऑप्शन कहते हैं an option to sell something. The holder of a put option has the right but not the obligation to sell the underlying asset at a fixed price. The seller of the put, who is also called the writer of the put, must buy the asset at the exercise price. Put options have a certain life and they become worthless after expiration. अब जो सेलर है वो उसके ऊपर राइट नहीं है बट ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ फिक्स प्राइस। अब सेलिंग के लिए उस बंदे के पास खुद से उसके पास एसेट तो होना चाहिए ना, ठीक है। अब अगर कोई बंदे, मैंने एक पुट ऑप्शन सेल की है, किसी को दी है, या किसी बंदे ने मेरी पुट ऑप्शन परचेज कर लिया मेरे प्रोडक्ट की, तो ही दैट पर्सन कैन एक्सरसाइज हिज कॉल ऑप्शन। वो दूसरा बंदा ख़रीदेगा, मैं सेल करूँ तो कोई परचेज करेगा ना। तो अगर मैं किसी स्टेटमेंट में लिखती हूँ कि आई माइट सेल दिस अंडरलाइंग एसेट एट अ फिक्स प्राइस एट अ सर्टन डेट, ठीक है, मैं राइट दे रही हूँ, ठीक है। तो कोई और बंदा होगा जो मेरे इसी पुट ऑप्शन के लिए कॉल ऑप्शन परचेज कर चुका होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास जो है एसेट मौजूद होगा तो मैं उसको सेल करूँगी ना, ठीक है। अच्छा, एसेट होना मेरे पास ज़रूरी है, उसको मैं सेल करती हूँ कि नहीं करती हूँ, दैट इज़ समथिंग एल्स। क्लियर हो गई बात। पुट ऑप्शन हैज़ अ सर्टन लाइफ एंड दे बिकम वर्थलेस आफ्टर एक्सपायरेशन। वाई शुड वन बाय अ पुट ऑप्शन। कोई बंदा पुट ऑप्शन क्यों खरीदता है, ऐसी ऑप्शन क्यों खरीदता है कि मैं एक एसेट को एक सर्टन प्राइस पे सेल करूँगी। ये नॉर्मली उस सिचुएशन में होता है जहाँ पे जो एसेट होल्डर होता है उसे लगता है कि उसके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ठीक होती है बात, एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो हम उस डिक्रीज़ इन प्राइस को एक लिमिट पे स्टॉप करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा लॉसेस से बचाने के लिए एक पुट ऑप्शन परचेज कर लेते हैं। क्लियर होती है बात। तो अब लेट सपोज मैंने एक पुट ऑप्शन परचेज की कि आई विल सेल माई एसेट एट 100 रुपीज़, ठीक है। अब ये पुट ऑप्शन जो है ये मुझे हेल्प किस तरह करेगी, लॉसेस से बचने के लिए। करंटली मेरे जो एसेट की प्राइस है वो 120 रुपीज़ है, ठीक होती है बात। टाइम गुजरता है और मैंने ये तब परचेज़ की होगी जब मुझे लग रहा होगा मेरे एसेट की प्राइस कम हो रही है। लेट सपोज मेरे एसेट की प्राइस 120 से डिक्रीज़ होके 90 आ जाती है। तो अगर मैंने इस सिचुएशन में पुट ऑप्शन ख़रीदा होगा एक, जिसमें जो मुझे राइट दे रहा होता है 100 रुपीज़ को सेल करने की, तो मेरे एज एन एसेट होल्डर मेरा फ़ायदा होगा अगर मैं ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि अब मार्केट में मेरे एसेट की वैल्यू 90 रुपीज़ हो गई है, लेकिन मैंने एक ऑप्शन ख़रीदा हुआ है कि आई कैन सेल दिस एसेट एट 100 रुपीज़। तो मैं अगर अपनी इस एक्सरसाइज को इस राइट को, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं एसेट को सेल कर सकती हूँ, किसके ऊपर, 100 रुपीज़ के ऊपर सेल कर सकती हूँ। तो मैं अपने आप को 90 के लॉस, जो 120 से 90 तक का लॉस आता है 30 रुपीज़ का, तो इस 30 के लॉस से के बजाय मुझे फिर कितने का लॉस होगा, सिर्फ 20 रुपीज़ का लॉस होगा। तो बिजनेस में इन्वेस्टर्स के लिए लॉस बास टाइम हो रहा होता है, उनको इन्वेस्टर्स को लॉस हो रहा होता है, फिर वो प्रेफर करते हैं कि हमें ज़्यादा लॉस के बजाय कम लॉस हो जाए। तो 30 के लॉस के बजाय 20 का लॉस इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर एन इन्वेस्टर। वाई शुड वन सेल अ पुट ऑप्शन। लोग ख़रीदते तो इसलिए हैं ताकि उनके एसेट की प्राइस एक लिमिट पे रुक जाए। लोग पुट ऑप्शन को सेल क्यों करते हैं, ठीक है। लोग पुट ऑप्शन को सेल इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जैसा इसको हम कंपेयर करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करती हैं और उन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को परचेज करने वाले एक स्टेटेड प्राइस पे कर रहे होते हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसी को इसका क्या फ़ायदा होता है,
अब देखो जो ख़रीदने वाला है उसका तो बेनिफिट ये होता है कि वो लॉस से बच रहा होता है, एक एक्सपेक्टेड लॉस से बच रहा होता है। अगर लेट्स सपोज मैंने लाइफ इंश्योरेंस परचेज़ की है, तो अगर मेरी लाइफ को, ज़िंदगी को ख़तरा हो जाए, मुझे कोई नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान से बचने के लिए, कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वाले जो होते हैं वो डैमेज को कवर कर लेते हैं। ठीक होती है, कुछ पेमेंट कर देंगे। तो जो इंश्योरेंस ख़रीद रहा होता है उसका तो ये फ़ायदा होता है। तो जो इंश्योरेंस सेल कर रहे होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनका क्या फ़ायदा होता है? वो बेसिकली कौन सा फ़ायदा देख रही होती हैं? वो फ़ायदा ये देख रही होती है कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि नुकसान हो, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं होता कि जो इंश्योरेंस, जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस खरीदी उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है, ज़रूरी तो नहीं होता ना। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो ओवरऑल दे आर ट्राइंग टू मेक मनी फ्रॉम सेल्स ऑफ देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो बिल्कुल उसी तरह जो पुट ऑप्शन सेल करते हैं इन्वेस्टर्स, उनका मकसद ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइसेस ड्रॉप ही करें। प्राइस ड्रॉप नहीं करेगी तो ये जिस बंदे ने मुझसे ये सिक्योरिटी ख़रीदी है उसने मुझे इसके पैसे तो पे कर दिए हैं ना, ठीक होती है बात। तो जो प्राइस सेलर ने रिसीव की है वो प्राइस उस सेलर का रिटर्न होती है। सिर्फ बात समझ में